हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जो था उसको किसने पराजित किया? तो इसे जो था पल्लव का राजा था। ठीक है, जिसने पराजित किया था तो पल्लव का राजा होगा ऑप्शन बी। नरसिंह वर्मन ने, पल्लव का ये राजा था जिसने इसको क्या किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम जो था जिसने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और बतापी पर कब्जा किया था। कहां पर कब्जा किया था? बतापी पर कब्जा किया था। ठीक है, और पुलकेशिन द्वितीय ने इससे पहले नरसिंह वर्मन प्रथम के पिता को महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजधानी बतापी के पास हुए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। ठीक है, तो बतापी का विजेता भी इसको कहा जाता है और इसने जो थी उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसका नाम है बतापी कोड़ा। मतलब विजय के कारण इसने ये उपाधि धारण की थी बतापी युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो जो फाहियान था वो चीन का निवासी था। ठीक है, और एक क्या था, ये बौद्ध मॉन्क था। मॉन्क मीन ये क्या था, एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आया था। किस लिए भारत आया था? बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए। और उसने लगभग 399 से लेके 414 ईस्वी तक भारत की क्या की थी, यात्रा की थी। किसने? फाहियान ने, जो कि चीनी निवासी था। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर रहेगा गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, ऑप्शन सी। ठीक है, 240 से 280 ईस्वी तक जो था इसने शासन किया था। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वैसे चंद्रगुप्त को माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसके शासनकाल के साथ ही गुप्त युग की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और इसने महाधिराज की उपाधि धारण की थी जो चंद्रगुप्त था, और सुझाव देते हुए कहा था कि महत्वपूर्ण विचार और शक्ति इसने साथ में स्थापित की थी। जबकि घटोत्कच गुप्त की हम बात करें तो श्रीगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी था, ये संस्थापक नहीं था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से अलग थे। जबकि बात करें श्रीगुप्त की तो श्रीगुप्त ही ये वह व्यक्ति था जिसने गुप्त राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या सैंधव काल में? तो इसका जो जन्म हुआ था कला का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए आएगा। कहाँ पे? मौर्य काल में। ठीक है, सबसे पहले शुरू हुई थी मंदिर निर्माण की जो कला थी, और धार्मिक मूर्ति कला और पत्थर के उपयोग का प्रचलन बढ़ा था यहाँ पे। किसका? धार्मिक मूर्ति कला व पत्थर का उपयोग। ठीक है, तो इसी तरह से गुप्त काल में इसका व्यापक विकास हुआ है। ठीक है, तो मौर्य काल में जो था और सबसे पहले इसका जन्म हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? हेनसांग, मेगस्थनीज या इत्सिंग या फाहियान? तो सबसे पहला जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज भारत आने वाले पहले विदेशी यात्री थे। ठीक है, और सेल्यूकस के राजदूत थे। किसके राजदूत थे ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस का राजदूत, और इसने चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में
प्रवेश किया था, ये आया था। जबकि फाहियान की अगर हम बात करें तो ये 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत आया था। हेनसांग की बात करें तो हेनसांग द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इत्सिंग की बात करें तो हेनसांग के बाद ही आया था। सबसे पहले मेगस्थनीज आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जो थी जैन संघ की स्थापना कुंडग्राम, पावा, वैशाली या वाराणसी? तो इसका राइट आंसर रहेगा पावा, पावापुरी में। ठीक है, पावा में की थी, पावापुरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसने अपना पहला धर्म प्रवचन किया और जैन धर्म के चतुर्वेद संघ जो था, जैसे कि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की स्थापना फिर से की थी। महावीर ने पावा आज के बिहार नालंदा जिले के पावापुरी में, बिहार नालंदा जिले के पावापुरी में इसकी स्थापना की थी, जैन संघ की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, क्यों स्थापित किया गया था? तो इसकी इंपॉर्टेंस थी, पावा को जैन धर्म के समुदाय का सारनाथ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं पर महावीर ने अपना पहला धर्म प्रवचन दिया था। साथ में संघ की जो, यानी ये जो संघ था, इसका जो स्ट्रक्चर था, तो इसमें महावीर जैन धर्म में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन 4 तीर्थों की स्थापना इन्होंने की थी और चतुर्विद संघ के नाम से इसको जाना गया था। तो ये पावापुरी, पावा आपने याद रखना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ, स्तूप, गुफा निर्माण या चैत्य? तो इसका सही आंसर रहेगा स्तंभ। ठीक है, विशेष रूप से सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किए गए, सम्राट अशोक द्वारा मैक्सिमम स्तंभ बनाए गए हैं। ठीक है, सिंह स्तंभ इनको कहते हैं। और ये स्तंभ एक पत्थर के विशाल खंड से तराशे गए हैं। ठीक है, और इन पर जैसे शीर्ष पर पशुओं की जीवंत आकृतियां उकेरी गई हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा स्तंभ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ऐसी कौन सी रचना है जो गीता के समान पवित्र है? जातक है, धम्मपद है, पिटक है, बुद्धचरित है? तो ये ऑप्शन बी रहेगा, धम्मपद। यानी धम्मपद जो है बौद्ध धर्म की गीता भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि इसकी तरह महाभारत का भी जैसे गीता का स्थान है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में धम्मपद का स्थान है। तो ये एक पद्य रूप में कथनों का संग्रह है और बौद्ध धर्म ग्रंथों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा जातक की अगर हम बात करें तो जातक क्या है? जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को बताता है। बुद्धचरित यह बुद्ध के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। जबकि पिटक, त्रिपिटक जो है, ये बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का एक सामूहिक नाम है। इसमें शिक्षाएं और नियम शामिल हैं बौद्ध की। तो ये चीजें हैं। जबकि धम्मपद जो है इसका सही आंसर रहेगा, जो कि गीता के समान है। क्वेश्चन नंबर 9, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? तो इसकी जो पुस्तक है इसका नाम ऑप्शन डी यानी इंडिका रहेगा। यह पुस्तक मौर्य काल भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन करती है। और इसकी मूल प्रति अब जो है वैसे तो नहीं है, लेकिन यूनानी और लैटिन लेखकों द्वारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये इंडिका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जुडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन? तो इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो अंगीकार इसको किया था। ठीक है, कलिंग युद्ध के विनाशकारी पर जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो अशोक ने वहां देखा खून खराबा, बहुत लोगों की जान गई, तो उससे वो विचलित हो गया, बहुत परेशान हुआ, उसके मन को बहुत ठेस पहुंची, उसके कारण उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मतलब उसका हृदय परिवर्तन हो गया था वो सब कुछ देखकर, खून खराबा। और उसने ये किया कि मैं शांति और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। ठीक है, तो कलिंग युद्ध और परिवर्तन जो हुआ था, जैसे कलिंग युद्ध जो हुआ तो उसमें अंतिम विजय भी हुई थी इसकी, और इस युद्ध की क्रूरता और जनहानि में उसने काफी ज्यादा इसके मन को काफी प्रभावित किया, जिसके कारण इसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म का इसने प्रचार प्रसार भी किया था। ठीक है, तो अपनी प्रजा में धर्म और सहिष्णुता का इसने प्रचार किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने के लिए जो था मिशनरियों को भेजा। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, बौद्ध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त काल में या गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? शिव, विष्णु, बुद्ध या सूर्य? तो ऑप्शन बी रहेगा बुद्ध। मतलब गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु थे। तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय थे क्यों? क्योंकि संरक्षण और पालनहार के रूप में इनकी पूजा की जाती थी और उनके कई मंदिर और मूर्तियां इस काल में व्यापक रूप से बनाई भी गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे विष्णु राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, शून्य की खोज किसने की? वराह, मिहिर ने, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? वैसे तो आर्यभट्ट का नाम आता है कि इसने की है, और ब्रह्मगुप्त को भी नाम जो है दिया जाता है कि शून्य की अवधारणा के विकास में कई गणितज्ञों का योगदान रहा है। किसी एक व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें जो है नियमों का जो प्रतिपादन किया है उसका श्रेय भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है, जिसने 628 ईस्वी में शून्य नामक प्रतीक को और उसके प्रयोग के नियम बताए थे। जबकि जो आर्यभट्ट है, इन्होंने शून्य की अवधारणा को समझा और दशमलव प्रणाली के विकास के लिए उपयोग में योगदान दिया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी में दशमलव स्थान मान प्रणाली की नींव किसने रखी थी? आर्यभट्ट ने रखी थी, और जिसमें शून्य को एक प्लेस होल्डर के रूप में उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये जो है आर्यभट्ट राइट आंसर रहेगा। ब्रह्मगुप्त की अगर हम बात करें तो बाद में इसने परिभाषा दी थी सूर्य की, ब्रह्मगुप्त ने। उसके लिए एक प्रतीक विकसित किया गया और गणितज्ञ या गणितीय संक्रियाओं के लिए उसके प्रयोग को के लिए नियम लिखे थे। किसने? जो ब्रह्मगुप्त था। इसका राइट आंसर आर्यभट्ट आप याद रखेंगे। किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों का, मतलब बहुत सारे भारतीय गणितज्ञों का योगदान का परिणाम है। ठीक है, तो इसमें से अगर हमने राइट आंसर लेना हो तो ऑप्शन बी रहेंगे, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुदकोटड़ा, बनावली, लोथल या कालीबंगा? तो सुदकोटड़ा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। यहाँ पर जो है पाए गए हैं। ठीक है, तो ये पुरातात्विक स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में ये स्थित है। ठीक है, और जो बनावली है, यहाँ से हल के प्रमाण मिले हैं, हल के एविडेंस मिले हैं। लोथल की बात करें तो लोथल एक बंदरगाह था। क्या था ये? बंदरगाह था, जहां से गोदीवाड़ा के चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। चावल की खेती के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। और कालीबंगा की बात करें तो काले रंग की चूड़ियां यहां से मिली हैं। काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली हैं? कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, तो ये था इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर घनानंद रहेगा, ऑप्शन बी। नंद वंश का अंतिम शासक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य, इसे किसने परास्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? घनानंद को पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनवरतता, ईश्वर में विश्वास, कठोर तप या वैराग्य? तो ऑप्शन ए यहाँ पे कर्मवाद सिद्धांत रहेगा। ठीक है, एक समान है तीनों धर्मों में। तो तीनों धर्म जो है कर्मों के परिणाम में विश्वास रखते हैं, मतलब इसके अनुसार व्यक्ति के कार्य उसके भविष्य और पुनर्जन्म को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए रहेगा। आत्मा की अनश्वरता की बात करें तो अनश्वरता की बात इसमें तीनों धर्मों में पाया जाने वाला एक सामान्य विचार होता है। आत्मा को अमर और अविनाशी माना गया है, जो शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म लेती है, तो ये कहा गया है, इसका मतलब है ये। और ईश्वर में विश्वास की बात करें तो तीनों धर्मों में एक जैसी, मतलब हम नहीं बोल सकते कि तीनों धर्मों में ईश्वर पर विश्वास है, लेकिन अपने अपने तरीके से। कैसे? जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म अनिश्वरवादी, ठीक है, एथिस्ट हैं और सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है अलग यहाँ पे हो जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है।
पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी? तो शिकार इसका सही आंसर रहेगा। शिकार के साथ गुफा चित्रकला भी आप लिख सकते हैं या याद रख सकते हैं। चित्रकला भी ठीक है। संगीत भी बनाते थे और जुआ और घुड़सवारी जैसे मनोरंजन के साधन से पूरा पाषाण काल की हम बात करें तो उसमें ये मौजूद नहीं थे। ठीक है, ये चीजें जो थी मौजूद नहीं थी उस समय। तो इसका राइट आंसर रहेगा शिकार। तो शिकार जो थे पूरा पाषाण काल के मानव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और उसका मुख्य व्यवसाय होने के साथ साथ मनोरंजन का भी एक यही रूप था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल, गेहूं व जौ, ज्वार या बाजरा? तो इसमें ऑप्शन बी गेहूं और जौ रहेगा। तो इसमें से जो जौ को सबसे प्राचीन अनाजों में से एक माना गया है, जो जौ है। ठीक है, लगभग 8000 ईस्वी पूर्व के आसपास पश्चिम एशिया में मानव द्वारा उगाया गया। गेहूं भी लगभग इन्हीं क्षेत्रों और समय में उगाया जाने वाला था। जो बार्ले है, जौ है, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन अनाजों में से एक है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हमने कवर किए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे जेबीटी हो, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी कमीशन या एचपी टेट हो, जेबीटी टेट, अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो उसके लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें आप 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करने के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। Thank you.
फ्रैक्चर।